जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर आता है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र में आलेख। इसमें बहुत सारे चीजों के बारे में समझना है। क्या क्या समझना है, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। पूरा एक चैप्टर पढ़ना मतलब इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के इन शॉर्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर एक बार आप लोगों ने ये वीडियो देखा तो आपको बुक पढ़ने पर बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि मैं सिर्फ टर्म्स को समझाने वाला हूं। अगर आपको टर्म्स समझ में आ जाते हैं तो आपको सेंटेंस बनाना बहुत अच्छे तरीके से आएगा। इतने तो होशियार हैं ही 12th के स्टूडेंट्स। सो फाइनली वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट and subscribe our YouTube channel, hit the bell icon, like the videos and share as much as possible। जहां तक हो सके जिन भी बच्चों को जरूरत है वहां तक आप पहुंचाइए, ताकि वो हमारे वीडियोस को देख सकें और उनको फायदा मिल सके इस वीडियोस का, वो बेनिफिट उठा सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1। सो प्रेजेंटिंग ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र में आलेख, जिसका एजेंडा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और मेरे हाथ में ये टेब है, ताकि थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको एज पर बुक के हिसाब से अच्छे से दे सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एजेंडा लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रस्तावना, हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हमारे इस चैप्टर में दो चीजों के बारे में बात की गई है, एक आकृति के बारे में और एक आलेख के बारे में। तो आकृति और आलेख का अर्थ क्या है ये जानेंगे, आकृति और आलेख का महत्व और आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने वाली बातों को समझेंगे। जब ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे आकृति के प्रकार वाले पोर्शन पे। आकृति के यहाँ पर देखो प्रकार बताए गए हैं, समय आधारित रेखाकृति, स्तंभ आकृति। स्तंभ आकृति में 3 प्रकार बताया गया है, सरल स्तंभ आकृति, पास पास की स्तंभ आकृति, विभाजित स्तंभ आकृति। ये सरल स्तंभ आकृति के तीनों प्रकारों को समझने के बाद उसको बनाते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, मतलब स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें ये जानेंगे। उसके बाद आता है वृत्तांश आकृति। वृत्तांश आकृति क्या होता है उसके महत्व को बताने के बाद वृत्तांश आकृति को बनाते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें हैं। सो फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। यहां पर देखो लिखा है कि अर्थशास्त्र में वास्तविक जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती है, हमारे रियल लाइफ में जितने भी इवेंट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, उनका ज्ञान दिया जाता है आर्थिक रूप से और उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। कोई भी घटना हो, अर्थशास्त्र में सरकार हो गई, बैंक हो गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, इनके द्वारा बहुत सारी जानकारी दी जाती है, इनके द्वारा सर्वे किया जाता है, उस सर्वे को रिसर्च किया जाता है। वो सारी चीजें हमारे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पोर्शन में आ जाती है। लेकिन जब विशेषज्ञों द्वारा घटनाओं एवं उसके विश्लेषणों की चर्चा की जाती है, यानी कि कोई कॉमर्स से रिलेटेड पर्टिकुलर कोई इकोनॉमिस्ट है, वो इकोनॉमिस्ट अगर अपनी बातों को किसी के सामने रखता है तो ठीक है, दूसरा कोई इकोनॉमिस्ट होगा तो समझ जाएगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि एक सामान्य आदमी समझ पाएगा? क्या साइंस साइड से जो पढ़ा लिखा है वो समझ पाएगा, या फिर कोई अनपढ़ व्यक्ति जो नहीं पढ़ा लिखा हो वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो जो भी विश्लेषण होता है, जो भी रिसर्च होते हैं, जो भी इंटरनेशनल संस्थाएं जानकारी देती हैं अर्थशास्त्र से संबंधित, कौन सा देश आगे चल रहा है, कौन से देश का इकोनॉमिक पीछे है, कौन से देश विकासशील है, कौन सा देश विकसित है, इन सारे चीजों से संबंधित जो जानकारी सरल और सुरक्षित और एकदम सटीक जानकारी लोगों को, सामान्य लोगों तक पहुंचाई जा सके, उसके लिए आलेख और आकृति जरूरी है। क्योंकि वो लोग वो भाषाओं को, उस शब्दों को नहीं समझ पाएंगे जो प्रोफेशनली यूज किए जाते हैं। इसके लिए जरूरी है यहाँ पर इस चीज को समझना। लेकिन जब ऐसी घटनाओं के विषय में जब प्रजा को बातें समझानी होती है तो उनको समझ में नहीं आता है, इसीलिए चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की जाती है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बोलूं, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी टेलीविजन पे आप लोगों ने प्रचार देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, सामने वाले को समझाने के लिए एक कार्टून टाइप का एडवर्टाइजमेंट बना देते हैं, कुछ एनिमेशन टाइप का एडवर्टाइजमेंट बना देते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आए। दीवालों पर पोस्टर इस तरह से लगाए जाते हैं तो सामने वाला देख के तुरंत समझ जाता है कि हाँ इसका मतलब ये हुआ। बड़ा
किया कि छोटा है? उतना है। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली फिर ये है कि दो प्रकार से चित्र बनाए जाते हैं अर्थशास्त्र में। एक आकृति होता है और एक आलेख होता है। दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है। वैसे दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसको अलग अलग करके समझाया गया है। सो यहाँ पर हमारा प्रस्तावना वाला जो भाग है वो क्लियर होता है कि हमें क्यों आकृति और आलेख पढ़ना है इस चैप्टर में। दूसरा हमारा शुरू होता है आकृति और आलेख का अर्थ। इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आकृति जो होता है सामान्य रूप से कोई भी चीज आपने देखी है उसको चित्र बना दिया, वो हमारा क्या हो गया? आकृति हो गया। कोई भी चीज आपने देखी उसको आपने चित्र बना दिया, वो क्या? जैसे मैंने अभी मान लो एक गाय देखा, गाय का मैंने चित्र बना दिया, तो उसको आप आकृति बोल सकते हैं। आकृति बनाते समय स्केल माप लिया जाता है, फुट पट्टी से या जो भी स्केलोमीटर होता है, सेंटीमीटर, मीटर, स्केल माप लिया जाता है। लेकिन उसको बनाने के लिए आपको स्टेट का ज्यादा गहन अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो स्टेट का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी जो बात है, सांख्यिकी की दृष्टि से जानकारी की आवृत्ति निरंतर न हो तब आकृति का उपयोग किया जाता है। आकृति कब बनाई जाती है? जब हमें आवृत्ति से लेना देना नहीं हो, फ्रीक्वेंसी से लेना देना नहीं हो। मतलब इसमें आवृत्ति निरंतर हो, अनिरंतर हो, कोई डिपेंड नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। दूसरी एक चीज, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आकृति जो है खुद की स्पष्ट जानकारी के लिए बनाया जाता है। आकृति से आप कोई भी चीज बहुत ही अच्छे तरीके से, कि गाय बनाया है तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि ये गाय बनाया हुआ है, बस उसके लिए बनाया जाता है। इसको बनाते समय सामान्य लोगों को समझाने के लिए स्टेट के बारे में ज्यादा नॉलेज होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। और आकृति का उपयोग कौन करता है? वही एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनियां करती हैं, गवर्नमेंट किसी चीज को अगर प्रमोट कर रही है वो लोग करते हैं, या फिर सरकार द्वारा कोई जानकारी देनी होती है वो लोग आकृति का यूज करते हैं। सामाजिक संस्थाएं जैसे एड्स के रिलेटेड किसी को जागरूकता फैलानी है, HIV रिलेटेड किसी को जागरूकता फैलानी है। हाल ही में मार्केट में कोरोना ट्रेंड में चल रहा है, इससे संबंधित सरकार अगर जागरूकता फैला रही है तो इसके लिए क्या करेगी? आकृति का यूज करेगी। तो यहाँ पर हमने आकृति संबंधित बातें जान ली। अब उसके बाद बात आता है आलेख। आलेख में एक चीज सबसे ज्यादा समझने वाली है, आलेख भी सेम वही है। जो जानकारी आपने देखी है वो जानकारी को आपने बना दिया, वो आलेख। चित्र में जो आकृति था वो भी बिल्कुल यही था। डिफरेंस क्या है यहाँ पर देखते हैं। आलेख के लिए उपयोग में ली गई जानकारी स्वयं स्पष्ट नहीं होती। जो भी जानकारी हमने आलेख बनाने के लिए लिया है वो स्वयं स्पष्ट नहीं होती, वो आंकड़ों के द्वारा स्पष्ट होती है। आंकड़े बनाए हुए होते हैं उसमें। यानी कि एक चीज तो समझ लो, आकृति में आंकड़ा दर्शाने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन आलेख में आंकड़ों को दर्शाना जरूरी होता है। आलेख में आंकड़ों को दर्शाना जरूरी है, इसका मतलब स्टेट का अध्ययन करना भी जरूरी है। लेकिन आकृति में स्टेट का अध्ययन करना जरूरी नहीं था, तो स्टेट का अध्ययन करना जरूरी है आलेख में। दूसरा, जानकारी को सतत आवृत्ति में दर्शाना हो तो आलेख बनाया जाता है। अगर जानकारी को सतत आवृत्ति में न दर्शाना हो तो आकृति बनाई जाती है। सतत आवृत्ति में दी गई जानकारी को स्पष्ट करने के लिए सांख्यिकी के साधनों का ज्ञान होना जरूरी है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, इसको समझाने के लिए अगर स्टेट का ज्ञान होना जरूरी है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी हम कोई चीज का आलेख बनाते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है ये मैंने बनाया और ये मैंने बनाया। यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया, ये हो गया x, ये हो गया x डेल, इसको बोलते हैं x अक्ष। ये हो गया y, ये हो गया y डेल, इसको बोलते हैं y अक्ष। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 2, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 3 और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 4। यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये चारों मिलाकर क्या बनता है? क्वाड्रेंट बनता है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। इसमें एक्स अक्ष मैंने बता दिया, वाई अक्ष बना दिया। तो इस चीज का यूज करके, आंकड़ों का यूज करके या इस ग्राफ का यूज करके आलेख बनाया जाता है। और आलेख बनाने के लिए स्टेट यानी कि सांख्यिकी का ज्ञान होना आप लोगों को जरूरी है। सामान्यतः ये आलेख जो है ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है। और आलेख का उपयोग जो रिसर्चर्स होते हैं वो हाई एजुकेशन के लिए करते हैं। इसका यूज किस लिए होता है? रिसर्चर्स लोग करते हैं। और किस लिए करते हैं? उच्च अध्ययन। उच्च अध्ययन का मतलब होता है हाई एजुकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, आलेख का यूज। जबकि आकृति का यूज हाई एजुकेशन के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें आंकड़ों की जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती है। और इससे क्या होता है? सामान्य प्रजा को जानकारी देने के लिए आलेख का उपयोग नहीं होता है।
आकृति का उपयोग सामान्य प्रजा को जानकारी देने के लिए होता है, लेकिन आलेख का उपयोग सामान्य प्रजा को जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि संशोधनकर्ताओं को अधिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, या जैसे हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम जैसे लोगों के लिए ये आलेख का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो चीजें समझ ली। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि असतत आवृत्ति क्या होता है और सतत आवृत्ति क्या होता है। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। चालू है। अब यहाँ पर मैंने आवृत्ति की बात की थी, तो आवृत्ति यहाँ पर दो प्रकार की होती है, एक होता है असतत आवृत्ति और दूसरा होता है सतत आवृत्ति। आवृत्ति अगर आ गया है और निरंतर आवृत्ति को दर्शाना है तो आलेख बनाना होता है। तो इसके लिए अगर आलेख का यूज करना हो तो असतत आवृत्ति और सतत आवृत्ति दोनों को हम समझते हैं। असतत का मतलब क्या होता है? संलग्न नहीं चलना, मतलब एक लेवल पे नहीं चलना, अप एंड डाउन होना। जैसे मैं आपको बोलूं कीमत, अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु की कीमत 1 रुपए है, तो उसको 100 लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। उस वस्तु की कीमत जब 2 रुपए हो गई तो उसको 80 लोग खरीदने लगे, ठीक है। जब उस वस्तु की कीमत 5 रुपए हो गई तब उस वस्तु को 70 लोग खरीदने लगे, और जब उस वस्तु की कीमत 7 रुपए हुई तो इसको 20 लोग खरीदने लगे, ठीक है। अब यहां पर ये देखो कि जब 1 रुपए थी तो 100 लोग खरीद रहे थे, 2 रुपए हुई तो 50 खरीदने चाहिए थे। अब 3 रुपए भाव बढ़ना चाहिए था, लेकिन भाव सीधा 5 रुपए बढ़ गया, और 5 रुपए बढ़ा तो यहाँ पे फिर 8 बढ़ना चाहिए था, तो यहाँ 7 ही बढ़ रहा है। मतलब ये क्या है? निरंतर नहीं चल रहा है, सतत नहीं चल रहा है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो रहा है। जिस हिसाब से कीमत बढ़ रही है उस हिसाब से मांग बढ़ रही है या घट रही है, जो भी आप समझो, लेकिन ये निरंतर नहीं चल रहा है, सतत नहीं चल रहा है। इसीलिए इस तरह के आवृत्ति को, इस तरह के जानकारी को, इस तरह के कीमत को बोलते हैं असतत आवृत्ति, ठीक है। दूसरा आता है सतत आवृत्ति। सतत आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया आय का वर्ग, ऐसे लोगों की संख्या जो लोग 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक कमाते हैं, ऐसे लोगों की संख्या 500 है। एक पर्टिकुलर अगर सोसाइटी का सर्वे निकाला जाए तो 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक कमाने वाले लोगों की संख्या 300 है, और 30,000 से लेकर 40,000 रुपए वाले तक कमाने की संख्या 200 लोग है। तो यहाँ पर सतत आवृत्ति कैसे हुआ? यहाँ पर फिक्स है कि 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में, अब कोई 11,000 कमाए, चाहे 12,000 कमाए, चाहे 15,000 कमाए, चाहे 18,000 कमाए, लोगों की संख्या 500 ही रहेगी। ये 10 से 20 के बीच का है, ऐसा पर्टिकुलर 1 रुपया है तो ऐसा यहाँ 1 रुपया नहीं दिखाया गया है, इसीलिए इसको बोलेंगे सतत आवृत्ति। सतत आवृत्ति का एक और उदाहरण दिया जा सकता है। मान लो ऐसा बोल लो कि किसी एक क्लास में जो 10 से लेकर 19 तक का अगर किसी का मार्क्स आता है, ऐसे स्टूडेंट की संख्या 500 है, और 20 से लेकर 29 तक का मार्क्स आता है तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या 300 है। अगर 30 से 39 आता है तो 400 है। कहने का मतलब क्या है कि एक लिमिट कर दिया गया है कि इस लिमिट के अंदर जितने भी लोग आएंगे उनकी गिनती उसी लिमिट में होगी, इसीलिए इसको सतत आवृत्ति बोला गया है। तो यहाँ पर आवृत्ति वाली बात खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हम जानेंगे किसके बारे में? हमारा यहाँ पर है आकृति एवं आलेख के महत्व के बारे में। हमने आकृति एवं आलेख का अर्थ समझ लिया, अब इसके महत्व को समझते हैं। देखो, महत्व में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सामान्य रूप से किसी भी कठिन और अटपटे लगने वाले जानकारी का सरल बना दिया जाता है और इसे आलेख द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है, पहला। दूसरा क्या है? बहुत सारे अलग अलग तत्वों को अलग अलग समय पर दर्शाने के लिए आकृति और आलेख महत्वपूर्ण है। मतलब मान लो जनसंख्या दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, जन्म दर हो गया, कौन से साल में ज्यादा था, कौन से साल में कम था, इस चीज को बताने के लिए हम इसको आलेख और आकृति को यूज कर सकते हैं किसी को समझाने के लिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या महत्व है कि अर्थतंत्र के विविध क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को आसानी से समझा जा सकता है। विविध क्षेत्र में परिवर्तन, जैसे कि जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ, जन्म दर में क्या परिवर्तन हुआ, मृत्यु दर में क्या परिवर्तन हुआ, गरीबी कितनी है, विकासशील क्या है, विकसित क्या है, ये सारे चीजों में होने वाले परिवर्तन को हम इस आलेख द्वारा समझ सकते हैं। ये तीसरा महत्व हुआ। चौथा महत्व है कि किसी पर्टिकुलर वर्ग या किसी पर्टिकुलर प्रदेश या किसी देश के लिए या किसी जगह के लिए समय के साथ अगर तुलना कर किसी जानकारी को दर्शाना हो, समय के साथ तुलना करके किसी इंफॉर्मेशन को दिखाना हो, तो आप आकृति और आलेख का यूज कर सकते हैं। ये चौथा महत्व है। पांचवा महत्व यहाँ पर यह है कि कठिन बातों को समझने और समझाने के लिए लिखने वाले और पढ़ने वाले के समय एवं शक्ति की बचत होती है।
क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता है, ग्राफ के माध्यम से ही सामने वाले को समझाया जाता है या समझ सकते हैं, क्योंकि इससे बातें स्पष्ट हो जाती है। ये 5वां महत्व था। लास्ट एक महत्व है, और जो महत्व है कि आकृति और आलेख से किसी भी कठिन सिद्धांत को सरलता से बनाया जा सकता है या समझाया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं, मांग और पूर्ति के बीच अगर आलेख बनाना हो तो बनाया जा सकता है। किसी चीज के परिवर्तन को समय के साथ दर्शाकर आलेख बनाना हो तो बनाया जा सकता है। मूल्य की सापेक्षता करनी हो तो की जा सकती है। किसी चीज का विस्तार हो रहा है, किसी चीज का संकुचन हो रहा है। विस्तार होना मतलब फैलना, संकुचन होना मतलब सिकुड़ना। इसका अगर तुलना करना हो तो आकृति आलेख का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है। जिस प्रकार कृषि क्षेत्र में 2 प्रकार से परिवर्तन होते हैं, एक होता है अल्पकालीन परिवर्तन और एक होता है दीर्घकालीन परिवर्तन। अल्पकालीन परिवर्तन मतलब छोटे समय के लिए होने वाला परिवर्तन, और दीर्घकालीन परिवर्तन मतलब लंबे समय के लिए होने वाला परिवर्तन। अल्पकालीन परिवर्तन का मतलब क्या होता है, समय बदलने की वजह से फसलों का बदलना। और दीर्घकालीन परिवर्तन क्या होता है, कोई भूमि है जो बंजर पड़ गई, उसको फिर से उपजाऊपन बनाना हो तो उसमें लंबा समय लगेगा। तो ये दोनों के बीच इस तरह के परिवर्तन को भी दर्शाया जा सकता है। दूसरा हम बोल सकते हैं उद्योग में हुए नियमित परिवर्तन एवं अनियमित परिवर्तन। ये भी होता है, नियमित परिवर्तन उद्योगों में हो रहे हैं, अनियमित परिवर्तन भी हो रहे हैं। जैसे मान लो कि जब पंचवर्षीय योजना 1980 वाली शुरू हुई थी तो उसमें बड़े उद्योगों के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, छोटे उद्योगों के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो उस समय बड़े उद्योग ज्यादा विकास कर लिए थे, छोटे उद्योगों का विकास ही नहीं हुआ था। और जब से भारत में एमएसएमई शुरू हुआ, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तब से छोटे उद्योगों पर भी ध्यान दिया जाने लगा। इस तरह से परिवर्तनों को दर्शाने के लिए नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन, अल्पकालीन परिवर्तन, दीर्घकालीन परिवर्तन को दर्शाने के लिए भी आकृति एवं आलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारा महत्व वाला जो पोर्शन है आकृति और आलेख के लिए वो एंड होता है। अब ये है कि आकृति और आलेख को बनाते समय क्या क्या ध्यान में रखने योग्य बातें होती है वो हम समझेंगे। तो आकृति और आलेख को बनाते समय 6 बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला है आकृति और आलेख के प्रकार की पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। मतलब कि अगर आपको आकृति या आलेख बनाना है तो आपके पास जो जानकारी दी गई है या जो भी आपको सूचना दिया गया है, उस सूचना के आधार पर कौन सा आकृति सबसे ज्यादा सही बैठेगा, कौन सा आलेख सबसे ज्यादा सही बैठेगा, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए और किससे लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा, स्पष्टता। जब भी आप चित्र बनाओ, आकृति बनाओ, आलेख बनाओ, उसका स्पष्ट होना जरूरी है ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। अलग अलग कलर का यूज करो, अलग अलग शेड वाले पेंसिल का यूज करो, जो परछाई बनाते हैं उसका अलग अलग यूज करो, इससे सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा समझ में आ जाएगा। तीसरा, निश्चित स्केल माप लो। जब भी आप आकृति या आलेख बनाते हो, निश्चित स्केल माप लेने से क्या होता है, चित्र एक निश्चित आकार का बनता है, आलेख एक निश्चित साइज का बनता है, जिससे सामने वाले को आसानी से समझ में आए। चौथा होता है चित्र या आलेख के दोनों अक्षों पर विवरण स्पष्ट दर्शाइए। दोनों अक्ष मतलब एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष पर आप क्या दर्शा रहे हो, वाई अक्ष पर आप क्या दर्शा रहे हो, ये चीज की जानकारी को स्पष्ट रूप से दर्शाइए। अगर एक्स अक्ष पर आप समय को दर्शा रहे हो तो आप अच्छे से दिखाइए, जनवरी, फरवरी, मार्च। वाई अक्ष पर आप जन्म दर दर्शा रहे हो तो अच्छे से दर्शाइए, इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट। यानी अक्षों पर जो विवरण आप दर्शा रहे हो, जो जानकारी दर्शा रहे हो, वो स्पष्ट होना चाहिए। पांचवा, सांख्यिकी जानकारी का स्रोत। जब भी आप आकृति या आलेख बनाओ तो उस पर जो आपने आंकड़ा रखा हुआ है, जो एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, वो आंकड़ा जो रखा हुआ है, जो जानकारी रखी हुई है, वो कौन से सोर्स से लिया हुआ है, कहां से उसको उठाया हुआ है, इस चीज की जानकारी भी स्पष्ट रूप से आपको बतानी है। ठीक है। उसके बाद आता है 6 नंबर, सांख्यिकी जानकारी गणना करने की रीति दर्शाइए। कभी कभी क्या होता है, जब भी हम आकृति या आलेख बनाते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10% हमने जनसंख्या दर लिया, या 1 सेंटीमीटर बराबर 5% आर्थिक विकास लिया। तो ये जो करते हैं, गणना करते हैं, गणना करके दर्शाते हैं, तो आपको चित्र या आकृति या आलेख जब आप बना रहे हो तो उसमें आप ये भी बताओ कि कैसे गणना किया गया है, एक एग्जाम्पल देकर, ताकि कोई अगर उसको समझना चाहता है तो उस गणना को देखकर वो बाकी के चीजों के लिए गणना कर सके। इस तरह से आकृति और आलेख बनाते समय 6 बातों का ध्यान रखना होता है। मैं फिर से रिवाइज करता हूं। पहला, आकृति आलेख की पसंदगी सही होनी चाहिए। दूसरा, स्पष्टता होना चाहिए। तीसरा, निश्चित स्केल माप होना चाहिए।
चौथा, विवरण जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर दर्शा रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। पांचवा, जानकारी जो आपने रखी है सांख्यिकी जानकारी वो कहां से लिया है, स्रोत क्या है उसका वो पता होना चाहिए। और छठा कि जो गणना करने की रीति है वो क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा क्लियर होता है, ध्यान में रखने योग्य बातें। इसके बाद हम शुरू करेंगे आकृति के प्रकार के बारे में। हम जानेंगे आकृति के प्रकार के बारे में। वैसे तो आपके बुक में आकृति के 5 से 6 प्रकार दिखाए गए हैं, जिसमें चित्र आकृति है, छुटपुट बिंदुओं वाली है, विकिरण आकृति, समय आधारित रेखा आकृति है, वृत्त आकृति है, स्तंभ आकृति है और वृत्तांश आकृति है, जिसमें से हमें सिर्फ 3 के बारे में ही पढ़ना है। पहला है समय आधारित रेखाकृति के बारे में पढ़ना है, जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। स्तंभ आकृति काफी वैल्यूएबल है, जिसका यूज हर जगह किया जाता है। स्तंभ आकृति के 3 प्रकार हैं, सरल स्तंभ आकृति, पास पास की स्तंभ आकृति और विभाजित स्तंभ आकृति। इस तरह से 3 आकृतियों के बारे में पढ़ना है स्तंभ आकृति के अंदर। और एक लास्ट है वृत्तांश आकृति, वृत्तांश आकृति को पढ़ना है। इस तरह से ये 3 आकृतियों के बारे में पढ़ना है, समय आधारित, स्तंभ आकृति और वृत्तांश आकृति। बाकी के बारे में आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समय आधारित रेखाकृति के बारे में जानेंगे। सामान्य रूप से रेखाकृति 2 चलों के बीच के संबंध की रेखा और उसके ढाल को दर्शाती है। रेखाकृति 2 चलों के बीच की संबंध रेखा और उसके बीच के ढाल। मान लो एक चल ये है, चल 1, और एक चल ये है, चल 2। ये दोनों के बीच के संबंध को दर्शाती है। ये दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है उसको दर्शाती है। और इसमें जो भी ढाल बने, मान लो कि यहाँ से ये एक पॉइंट यहाँ ये बना, एक यहाँ से पॉइंट एक ये बना, एक यहाँ से पॉइंट एक ये बना, एक यहाँ से पॉइंट एक ये बना, इस तरह से ये वाला क्या हुआ, इसके लिए ढाल हुआ। अब जरूरी नहीं है कि ढाल का शेप यही रहे, हो सकता है ढाल का शेप ऐसा भी कुछ हो सकता है, या हो सकता है ढाल का शेप कुछ इस तरह से जाए, फिर ऐसा जाए, फिर ऐसा जाए, ये भी हो सकता है। तो समय आधारित जो रेखाकृति है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि कितने जो 2 अलग अलग एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, उन दोनों अक्षों पर जो दर्शाया गया है जानकारी, वो दोनों के बीच के रिलेशन को दर्शाता है। जैसे कि मांग रेखा, पूर्ति रेखा, एक यहाँ पे मांग रेखा डाल सकते हैं, यहाँ पे पूर्ति रेखा डाल सकते हैं, दोनों के बीच जो रिलेशन है वो दिखा सकते हैं। इस प्रकार की आकृति में एक्स अक्ष स्वतंत्र होता है और वाई अक्ष परतंत्र होता है। एक्स अक्ष स्वतंत्र इसलिए होता है, जैसे कि मैं बोलूं समय क्या है, स्वतंत्र है, वो बढ़ता है, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन वाई अक्ष पे जो जानकारी रहेगी वो परतंत्र है, वो किसी चीज पर निर्भर है, वो स्वतंत्र नहीं हो सकती क्योंकि वो समय के साथ चलेगी। इसके बाद समय के संदर्भ में किसी एक चल के स्वयं स्पष्ट रुझानों से दर्शाने वाली आकृति अर्थशास्त्र में बार बार उपयोग में ली जाती है। मतलब इस तरह की रेखाकृति जो होती है समय आधारित रेखाकृति, इसका अर्थशास्त्र में अधिक उपयोग होता है। और जैसे कि अलग अलग साल में आबादी की संख्या कितनी है, अलग अलग साल में मुद्रास्फीति की दर क्या है, अलग अलग साल में साक्षरता की दर क्या है, जन्म की दर क्या है, मृत्यु की दर क्या है, ये सारे चीजों को दर्शाने के लिए हम रेखाकृति का यूज कर सकते हैं। या फिर ऐसा बोलो कि इस प्रकार की आकृति को रेखाकृति कहते हैं, जिस प्रकार की आकृति में एक्स अक्ष स्वतंत्र हो, वाई अक्ष परतंत्र हो और दोनों अक्षों पर जो चल है वो दोनों अक्ष चल ही होने चाहिए। यहाँ भी चल होना चाहिए, यहाँ भी चल होना चाहिए, अचल नहीं होना चाहिए, स्टॉपेबल नहीं होना चाहिए। और दोनों के बीच में दर्शाने वाले रिलेशन को या ढाल वाले आकृति को हम समय आधारित रेखाकृति बोल सकते हैं। ऐसा यहाँ पर दर्शाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, 1 मिनट डस्टर ले लेता हूं मैं। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिखाया गया है, जानकारी दी हुई है और लिखा है कि किस समय अवधि में कितना जो जनसंख्या बढ़ा है। यहाँ पर समय अवधि लिखा हुआ है 1951 से लेकर 61 में जो है 21.64% था जनसंख्या दर। फिर 61 से लेकर 71 में ये हो गया 24.80%। फिर उसके बाद 71 से लेकर 81 में हो गया ये 24.66%। अब इसको मैंने एक ग्राफ में अगर दर्शाना हो तो यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ 51 से 61, 61 से 71, 71 से 81, ये मैंने लिख दिया। ये वाला सिचुएशन को मैंने एक्स अक्ष पे लिख दिया, ये एक्स है और ये वाई है। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, परसेंटेज लिख दूंगा। तो मैंने मान लो यहाँ 0 लिया, निर्देशांक हमारा 0 है, 5, 10, 15, 20,
25, 30। अब ये जितने भी आ रहे हैं 21% है, तो 20 से थोड़ा ऊपर है। कौन से साल में? ये वाले साल में, तो ये यहाँ पर आ गया। फिर 25 वाला है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, अब ये ऐसे ढाल बन रहा है ना, ऐसे जा रहा है, इस तरह से बन रहा है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन दिखाया, ढाल भी दिखा रहा है। इस तरह से हम समय आधारित रेखाकृति को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद समय आधारित रेखाकृति यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा शुरू होता है स्तंभ आकृति और उसके प्रकार। स्तंभ आकृति 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने पहले ही बताया। सरल स्तंभ आकृति, फिर उसके बाद पास पास की स्तंभ आकृति और विभाजित स्तंभ आकृति। तीनों को समझने से पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, ये क्या है। स्तंभ आकृति किसी एक चल के मूल्य के अलग अलग विभागों के बीच का वितरण दर्शाता है। मतलब सरल स्तंभ आकृति में एक चल रहेगा एक अक्ष पे, और एक अक्ष पे अचल जानकारी रहेगी या अचल इंफॉर्मेशन रहेगी। फिर उदाहरण के स्वरूप में अलग अलग समय पर देश में साक्षरता का अनुपात कितना है, फिर स्त्रियों और पुरुषों में से किसी एक समय में किसी एक में साक्षरता का अनुपात कितना है। एक ही चीज है, देखो साक्षरता का अनुपात ही दर्शाना है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा दिया है कि अलग अलग समय पर किसी देश में साक्षरता का अनुपात कितना है, ये अलग कंडीशन हो गया। अलग अलग समय पर उसी देश में पुरुषों की साक्षरता का दर का अनुपात और स्त्रियों की साक्षरता का दर का अनुपात दर्शाना हो तो भी स्तंभ आकृति का ही यूज करना है, लेकिन कौन सी प्रकार के स्तंभ आकृति का यूज करना है ये हमें डिसाइड करना है। फिर उसके बाद इस तरह की जानकारी को दर्शाने के लिए हम स्तंभ आकृति का यूज करते हैं। स्तंभ आकृति 2 प्रकार से बनाई जा सकती है, ऊपर से डाउन यानी स्तंभ वाले रूप में, और एक ऐसे एक ऊर्ध्व बनाई जा सकती है, एक क्षैतिज बनाई जा सकती है। आजकल मार्केट में प्रत्येक विभाग या समय के लिए एक अलग स्तंभ बनाया जाता है। स्तंभ की ऊंचाई उस समय के लिए चर मूल्य दर्शाता है। मतलब जैसे मान लो ये मैंने स्तंभ आकृति के लिए ये मैंने बनाया, एक स्तंभ ये है, फिर दूसरा स्तंभ ये है, तीसरा स्तंभ ये है। तो ये स्तंभ की जो ऊंचाई है वो क्या दर्शा रहा है, वो ये मूल्य दर्शा रहा है, चल मूल्य दर्शा रहा है ना, कि बदल रहा है कि एक समय में साक्षरता का दर इतना था, फिर अचानक से इतना हो गया, फिर वापस से इतना हो गया। ये क्या है, चल मूल्य दर्शा रहा है। ठीक है, तो चल मूल्य को दर्शाने के लिए स्तंभ आकृति का यूज किया जाता है। स्तंभ की ऊंचाई या लंबाई द्वारा चल के मूल्य की विविध विभागों या समय अवधि के बीच तुलना होती है। जो भी स्तंभ की लंबाई होती है उसकी तुलना समय के साथ की जाती है, और इस प्रकार आप स्तंभ आकृति को बना सकते हैं। स्तंभ आकृति सामान्य रूप से 3 प्रकार की होती है, सरल स्तंभ आकृति, पास पास की स्तंभ आकृति और विभाजित स्तंभ आकृति। तीनों एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सरल स्तंभ आकृति कैसा होता है, जैसे एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर ऑलरेडी एक उदाहरण दिया हुआ है, लिखा है कि सरल स्तंभ आकृति किसी एक आधार जैसे कि कोई प्रदेश समय काल पर किसी एक मूल्य को दर्शाता है। ये आकृति विविध प्रदेशों समय काल के लिए चल मूल्य की तुलना आकर्षक रूप से प्रस्तुत करती है। जैसे मान लो यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन से महीने में कितनी विक्रय हुई, कौन से महीने में, जैसे मैं लिख दूं यहाँ जनवरी से फरवरी में 55, फिर मार्च अप्रैल में इसका कितना हुआ 60, फिर मई जून में कितना हुआ 65, फिर जुलाई अगस्त में कितना हुआ 40, फिर सितंबर अक्टूबर में कितना हुआ 50, फिर नवंबर दिसंबर में कितना हुआ 30। इस तरह से जानकारी दी हुई है कि इस महीने में इतनी विक्रय हुई है। अब इसको हमको क्या करना है, स्तंभ आकृति में दर्शाना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पहले मैं लिख दो महीना, यहाँ मैंने लिख दिया जनवरी फरवरी, यहाँ लिख दिया मार्च अप्रैल, यहाँ लिख दिया मई जून, हो गया। मतलब पूरा नहीं दर्शा रहा हूं मैं। तो अब यहाँ पे लिख दो 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसको और बड़ा करना है, यहाँ लिख लो 70। जनवरी फरवरी में 55 हो रहा है तो 50 और 60 के बीच में 55 आएगा, मतलब एक स्तंभ की लंबाई इतनी हो गई। फिर मार्च अप्रैल में कितना हो रहा है 60 हो रहा है, 60 ये रहा, यानी ये मैंने बना दिया 60, ये हो गई स्तंभ की लंबाई। फिर मई जून में कितना हो रहा है 65, तो 70 और 60 के बीच में 65 यानी यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये मैंने बना दिया। इस तरह से क्या हो रहा है, हम लोग स्तंभ आकृति बना सकते हैं। तो ये सरल स्तंभ आकृति है कि एक साइड हमने समय को दर्शा दिया और दूसरे साइड हमने कौन से समय में कितना बिक्री हो रहा है यानी चल मूल्य को दर्शा दिया। तो इस तरह से सरल स्तंभ आकृति कंप्लीट हो गई। उसके बाद
दूसरा आता है पास पास की स्तंभ आकृति। पास पास की स्तंभ आकृति में क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। पास पास की स्तंभ आकृति में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार की आकृति में किसी एक आधार पर किसी एक या एक से अधिक वर्गों के लिए मूल्य दर्शाया जाता है। इसके आधार के प्रत्येक मूल्य संबंधित विविध मूल्य को दर्शाने वाले स्तंभों को दर्शाया जा सकता है। जैसे मान लो कि समय काल एक आधार है और साक्षरता एक चल है। यहां पर एक ग्राफ मैंने बनाया, यहां पर ले लेते हैं समय काल, ये आधार ले लिया, और साक्षरता का दर मैंने क्या ले लिया, चल। साक्षरता का दर जो है वो मैंने चल के स्वरूप में ले लिया। अब इसमें क्या होगा ना, जैसे मान लो कि साक्षरता का दर जो हमें दर्शाना है, या फिर ऐसा करो साक्षरता का दर नहीं लो, ऐसा मान लो कि बॉक्स है, छोटे साइज के बॉक्स, बड़े साइज के बॉक्स और मीडियम साइज के बॉक्स। इन तीनों बॉक्सों का वितरण एक ही समय पर दर्शाना है। जैसे मान लो समय काल है जनवरी से फरवरी, जनवरी से फरवरी, तो छोटे बॉक्स की बिक्री कितनी हुई, तो मान लो इतनी हुई। बड़े मझले बॉक्स की बिक्री कितनी हुई, तो मान लो इतनी हुई। और बड़े बॉक्स की बिक्री कितनी हुई, इतनी हो गई। तो देखो एक साथ पांच पांच तीन स्तंभ आकृति दर्शाया गया है। एक ही साथ पांच पांच तीन स्तंभ आकृति दर्शाया गया है, जो इस बात को दर्शाते हैं कि ये छोटे बॉक्स की विक्रय का मूल्य है, ये मंझले बॉक्स की विक्रय का मूल्य है, और ये बड़े बॉक्स की विक्रय का मूल्य है। कहने का मतलब एक ही समय आधार पर एक ही चल के लिए अलग अलग मूल्य दर्शाना, वो क्या होता है, पास पास की स्तंभ आकृति में दर्शाया जाता है। तो इस तरह पास पास की स्तंभ आकृति में आप किसी भी चीज को समझा सकते हो। साक्षरता का दर अगर तुलनात्मक अध्ययन करना हो कि पुरुषों में साक्षरता दर कितना है, स्त्रियों में साक्षरता दर कितना है एक पर्टिकुलर समय पर, तो भी आप पास पास की आकृति के द्वारा समझा सकते हो। ये पास पास की आकृति में समझाना बिल्कुल पॉसिबल है। इसके बाद एक आता है जिसको बोलते हैं विभाजित स्तंभ आकृति। विभाजित स्तंभ आकृति में क्या होता है, विभाजन के द्वारा समझाया जाता है, या जो हमारे पास स्तंभ है उसका विभाजन करके समझाया जाता है कि कैसे ये चीजें पॉसिबल हैं, ये चीजें किस तरह से हम स्तंभ की आकृति के द्वारा समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। मेरे पास एक एग्जांपल है कि प्रति 2 महीने में समय अवधि में ग्रामीण और शहरों के क्षेत्र में चॉकलेट बॉक्स का विक्रय कितना हुआ है, चॉकलेट बॉक्स कितने बिके हैं। अब यहाँ पर अलग अलग चीजें दर्शाई हुई हैं। एक मिनट, हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे मान लो कि चॉकलेट बिक रहा है, ठीक है ना, चॉकलेट। अब चॉकलेट जो बिक रहा है वो गांव में भी बिक रहा है, शहर में भी बिक रहा है, शहरी क्षेत्र में भी बिक रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में भी बिक रहा है। तो मान लो दोनों मिलाकर 70 बॉक्स चॉकलेट बिक रहा है, जिसमें से 30 बॉक्स ग्रामीण में और 40 बॉक्स शहरी में। तो इसमें क्या हुआ, 70 को डिवाइड कर दिया गया है ना 30 और 40 में। 70 में से 40 बॉक्स शहर में बिक रहे हैं और 30 बॉक्स ग्रामीण में। तो इस तरह के अध्ययन को दर्शाने के लिए जो स्तंभ आलेख का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं विभाजित स्तंभ आलेख। जैसे मान लो ऐसे इसको बनाते हैं, ये मैंने आलेख बनाया और मैंने बताया कि जनवरी और फरवरी के महीने में कितना चॉकलेट का बॉक्स बिका है, 70 बिका है। तो ये मैंने बना लिया कि 70 चॉकलेट का बॉक्स बिका है, ठीक है ना, ये 70 का लेवल है। लेकिन इसमें से 30 जो है ग्रामीण में बिका है और बाकी का बचा जो 40 है ये शहरी। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं, देखो विभाजन कर दिया ना, ये 30 जो है 30 तक ग्रामीण में चला गया, बाकी बचा जो 40 है वो किसमें चला गया, शहरी में चला गया। तो इस तरह की आकृति को बोलते हैं विभाजित स्तंभ आकृति। तो इस तरह से तीनों प्रकार की आकृतियों को हमने समझ लिया। इसके बाद हमारा आता है कि स्तंभ आकृति को बनाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है। स्तंभ आकृति को बनाते समय 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहला, प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए। ये 5 बातों को ध्यान में रखने से पहले मैं आपको एक स्तंभ आकृति अच्छे से बना लेता हूँ, ताकि आप लोगों को 5 बात कौन कौन सी ध्यान में रखनी है वो ज्यादा क्लियर हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष ये वाले को, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। यहाँ पे मैं वाई डेज एक्स डेज लिख लेता हूँ। हाँ, अब समझते हैं। पहला लिखा है कि प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए, क्योंकि स्तंभ की चौड़ाई कोई मूल्य नहीं दर्शाती है। पहला क्या, ये जो स्तंभ मैंने बना रहा हूँ इसकी जो ये चौड़ाई है ये हर जगह इक्वल होनी चाहिए। ये स्तंभ जो मैं बना रहा हूँ ये स्तंभ की चौड़ाई हर जगह इतनी ही होनी चाहिए। दूसरा जो बात ध्यान में रखने योग्य है वो ये है
कि प्रत्येक स्तंभ की लंबाई और ऊंचाई संबंधित चल के मूल्य के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे मान लो कि 70 चॉकलेट का बॉक्स बिका है और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, मान लो 50 चॉकलेट का बॉक्स बिका है, तो स्तंभ की लंबाई 50 के बराबर ही आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा इसमें लिखा है कि प्रत्येक स्तंभ के बीच की दूरी आकृति में समान होनी चाहिए और अंतर उद्गम बिंदु एवं प्रथम स्तंभ के बीच भी बनाए रखना है। मतलब ये दो स्तंभों के बीच की जो दूरी है ये दूरी सब में इक्वल होनी चाहिए और यही दूरी उद्गम बिंदु और पहले स्तंभ के बीच भी होनी चाहिए। चौथा है सामान्य रूप से प्रत्येक स्तंभ एक अक्ष पर बनाया जाता है। ये जो स्तंभ बनाया गया है ये एक अक्ष के ऊपर बनाया गया है, ये स्तंभ जो है एक अक्ष के ऊपर बनाया गया है, ये सामान्य रूप से होता ही है। उस पर दर्शाने वाले परिबलों को आधार कहते हैं। अब ये जो एक अक्ष पर जो भी परिबल दर्शाया जाए, चाहे समय हो चाहे कोई भी मूल्य हो, उसको हम आधार बोलेंगे। ये चौथा बात ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आज से आधुनिक युग में कंप्यूटर की मदद से इस तरह से भी बनाए जा सकते हैं। ये जो स्तंभ एक अक्ष पर बनाया है ना, वो स्तंभ वाई अक्ष पर भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा चलन में नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर की मदद से बनाए जा सकते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ यही वाला याद रखना है, यही वाला ध्यान में रखना है जो हम लोग एक अक्ष पर बनाते हैं। पांचवा ये है कि प्रत्येक ऊर्ध्व स्तंभ दी गई जानकारी के क्रम में बनाया जाता है। इस प्रकार प्रथम जानकारी के लिए स्तंभ उद्गम बिंदु के शुरुआत में बनाया जाता है। जानकारी जो आप लोगों को दी गई है उसमें जो जानकारी पहले है उस जानकारी के लिए स्तंभ पहले बनना चाहिए। जैसे मान लो कि पहले जानकारी है 70 चॉकलेट बिका, तो पहला स्तंभ 70 पे बनना चाहिए। दूसरा जानकारी है 40 चॉकलेट बिका, तो दूसरा स्तंभ 40 पे बनना चाहिए। मतलब जिस हिसाब से जानकारी का क्रम होगा उसी हिसाब से स्तंभ बनेगा। तो इस तरह से स्तंभ आकृति बनाते समय इन 5 बातों को ध्यान में रखना बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है कि स्तंभ आकृति बनाते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। इसके बाद आएगा हमारा वृत्तांश आकृति। साइलेंस। तो हमारा यहाँ पर स्तंभ आकृति कंप्लीट हो गया। चालू है? हाँ। अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर वृत्तांश आकृति के बारे में। वृत्तांश आकृति क्या होता है, कैसे बनाते हैं और उसको ध्यान में रखने लिए बातें कौन कौन सी हैं उसको पढ़ते हैं। वृत्तांश अर्थात वृत्त का अंश, मैं यहां लिख देता हूं एक बार। वृत्तांश अर्थात वृत्त का अंश या फिर वृत्त का कोई एक भाग। तो ये क्यों जरूरी है और इसको यहां समझना क्यों जरूरी है। सबसे पहले यहां पर देखो कि इसको एक पूरा का पूरा एक निकाय मान लिया जाए, समष्टि मान लिया जाए और जानकारी को वृत्त में भाग के स्वरूप में दर्शाया जाए, तो उसको वृत्तांश आकृति कहते हैं। या वृत्त के छोटे छोटे भागों में एक ही जानकारी को दर्शाया जाए, जो जानकारी की सूचना आपको दी गई है उसको वृत्त के भागों में दर्शाने की प्रक्रिया ही वृत्तांश आकृति कहलाती है। जिस जानकारी के लिए विभाजित स्तंभ आकृति द्वारा बनाई जाती है उसी प्रकार की जानकारी के लिए वृत्तांश आकृति बनाई जा सकती है। मान लो यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त जो है पूरे 360 डिग्री एंगल का होता है, ठीक है ना। अब 360 डिग्री एंगल को सूचना के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर एक सूचना दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि हाँ एक चीज और, वृत्त का क्षेत्रफल 360 डिग्री होने से पूरे वृत्त का जो मूल्य होगा वो 360 डिग्री ही होगा और जानकारी के अनुपात के आधार पर उसको अलग अलग भागों में अलग अलग मूल्यों के द्वारा दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कुल जानकारी के उपविभागों को वृत्त के भाग के अनुपात में दर्शाया जाता है। इस प्रकार की आकृति को वृत्तांश आकृति कहते हैं। किसी भी सूचना को वृत्त के भाग के स्वरूप में दर्शाने की प्रक्रिया को वृत्तांश आकृति कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर वृत्तांश का हमें ज्ञात करना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है। किसी भी जानकारी के लिए अगर वृत्तांश ज्ञात करना हो तो उससे संबंधित मूल्य और टोटल वृत्त का जो मूल्य होता है वो, उससे संबंधित मूल्य और टोटल वृत्त का जो मूल्य होता है वो, उसका गुणा 360 में कर देने का। इससे क्या होगा, किसी भी जानकारी के लिए हम लोग वृत्तांश का मूल्य निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लड़का है, वो लड़का अपने पॉकेट मनी का जो पैसा होता है वो अलग अलग चीजों पर अलग अलग रूप से खर्च करता है। जैसे मान लो पुस्तक के लिए खर्च करता है वो 20% खर्च करता है, फिर स्टेशनरी के लिए वो खर्च करता है
5%, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी के लिए वो खर्च करता है 30%, फिर उसके बाद नाश्ता के लिए खर्च करता है 30% और कपड़ों के लिए खर्च करता है वो 15%। इस तरह से टोटल 100%, यानी कि उसके पॉकेट मनी का पूरा पैसा खर्च हो जाता है। अब इसको वृत्तांश आकृति में अगर दर्शाना हो तो गणना करने आना चाहिए। गणना कैसे करेंगे मैंने पहले ही बताया। ये वृत्तांश का निकालने का फॉर्मूला है। 20 के लिए अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 20/100, टोटल मूल्य 100 है और गुणे 360, ठीक है। फिर उसी तरह स्टेशनरी 5, टोटल मूल्य क्या है 100 है, तो 5/100 गुणे 360। इसी तरह टेक्नोलॉजी के लिए 30, टोटल मूल्य क्या है 100 गुणे 360। फिर इसी तरह नाश्ते के लिए भी 30/100 गुणे 360 और उसी तरह कपड़ों के लिए 15/100 गुणे 360। इस तरह से इसको कट पीट करके जब आप निकालोगे तो सबका डिग्री आ जाएगा। ये 72 डिग्री बनेगा, ये 18 डिग्री बन जाएगा, ये बन जाएगा 108 डिग्री, ये भी बन जाएगा 108 डिग्री, ये बन जाएगा 54 डिग्री। जब ये पूरे डिग्री को जोड़ोगे तो ये पूरा आपका निकल के आ जाएगा 360 डिग्री। इससे पूरा वृत्त कंप्लीट हो जाएगा और ये वृत्त के एक एक भाग का वैल्यू है। पुस्तक के लिए 72 डिग्री, स्टेशनरी के लिए 18 डिग्री, टेक्नोलॉजी के लिए 108 डिग्री। इस तरह से हम लोग वृत्तांश आकृति को बना सकते हैं और अलग अलग चीजों से दर्शा सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर बना हुआ है, ये इस तरह से मैंने बना दिया, तो इसको मान लो इस तरह से शेड कर दिया, इसको ऐसा ऐसा शेड कर दिया, इसको ऐसा ऐसा शेड कर दिया, इसको एक को खाली छोड़ दिया। इस तरह अलग अलग डिजाइन बनाकर वृत्तांश आकृति को अच्छे से समझा सकते हैं। उसके बाद वृत्तांश आकृति में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखने योग्य होती है, जो भी वृत्तांश आकृति बनाते समय बातें ध्यान में रखनी है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये देखने के बाद ये वाला सेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन चालू होगा। देखो, तो ज्यादा बातें नहीं, 2 से 3 बातें ध्यान में रखनी होती है। कुल वृत्त का क्षेत्रफल 360 होता है, ये पता होना चाहिए पहला। दूसरा, जानकारी को प्रत्येक संबंधित मूल्य के आधार पर वृत्तांश ज्ञात किया जाता है। मतलब अगर परसेंटेज वाइज दर्शाया गया है तो उसको डिग्री में बदलना पड़ेगा, तब जाके आप वृत्तांश आकृति में उसे दर्शा सकते हो। प्रत्येक संबंधित विभागों के वृत्तांशों का योग 360 होना चाहिए। 360 डिग्री अगर कंप्लीट होता है तो आपकी वृत्तांश आकृति सही है, नहीं तो आपकी वृत्तांश आकृति में दर्शाया गया मूल्य कहीं ना कहीं गलत है। तीसरा, यदि किसी 2 समय अवधि या 2 प्रदेशों के बीच तुलना करने के लिए 2 वृत्तांश आकृति पास पास में बनाई जाए तो कुल मूल्य के आधार पर ही वे वृत्त बनाए जाते हैं। 360 डिग्री उसके लिए भी होगा, 360 डिग्री उसके लिए भी होगा। छोटे अंक वाली जानकारी के लिए छोटा वृत्त बनाओ और बड़े अंक वाली जानकारी के लिए बड़ा वृत्त बनाओ और दोनों को कंपैरिजन कर दो। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी वृत्तांश आकृति बनाई जा सकती है। जिस तरह से स्तंभ आकृति का जो दूसरा प्रकार था, पास पास वाली स्तंभ आकृति, तुलनात्मक अध्ययन के लिए बनाया जाता था, उसी तरह से तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए ये वृत्तांश आकृति भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा वृत्तांश आकृति बनाते समय ये बातें जो ध्यान में रखनी होती है कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग थोड़ा सा आलेख के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे अध्ययन में टेक्नोलॉजी का महत्व, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है और सीडी का क्या उपयोग और महत्व है। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आलेख के प्रकार, आकृति के प्रकार और उसका महत्व हमने समझा, उसका अर्थ समझा, उसको बनाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो समझे हम। जब ये हमको समझना है कि आलेख के प्रकार, ये वैसे तो आलेख के काफी सारे प्रकार इसमें दिखाए गए हैं। पहला दिखाया गया है टाइम सीरीज आलेख, यानी कि सामयिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख, मतलब समय के साथ किस तरह से परिवर्तन होता है वो। दूसरा दिया है सरल आवृत्ति वितरण वाले आलेख, जिसमें 3 प्रकार है, स्तंभ आलेख, आवृत्ति बहुकोण, आवृत्ति वक्र, संचय आवृत्ति बहुकोण, फिर लघु गुणक आलेख जो लोग टेबल से निकाले जाते हैं। ये सब के बारे में हमें कोई अध्ययन नहीं करना है। वैसे इसके बारे में बताया गया है स्टेट की बुक के चैप्टर नंबर 4 में, वो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हमको आलेख से ज्यादा महत्व लेना देना नहीं है, तो ये आलेख वाला चैप्टर मतलब पॉइंट यहाँ पे लीव करते हैं। वैसे थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि अगर अल्पकालीन या दीर्घकालीन या नियमित तथा अनियमित परिवर्तन जो देखने को मिलता है किसी भी बिजनेस में या किसी आर्थिक प्रवृत्ति में, तो उसको दर्शाने के लिए इस तरह के ग्राफ का यूज किया जाता है। फिर से बोलता हूँ, आलेख के प्रकारों में जो पहला प्रकार है सामयिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख, उसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यापार, बिजनेस या आर्थिक प्रवृत्ति में अल्पकालीन या दीर्घकालीन या नियमित या अनियमित परिवर्तन देखने को मिलता है।
और सांख्यिकी साधनों द्वारा ऐसे तत्वों को ज्ञात किया जाता है और समय के आधार पर ऐसे आलेख बनाए जाते हैं। इसे सामयिक सही आलेख के रूप में जाना जाता है। आलेख के अन्य प्रकार को इस अभ्यासक्रम में ना होने पर कारण उन्हें इस प्रकरण में नहीं दर्शाया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र के अध्ययन में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व होता है। दो प्रकार की टेक्नोलॉजी यहाँ पर महत्व बताया गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी। लिखा है कि आधुनिक युग को टेक्नोलॉजी का युग माना जाता है। ये बात सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से। टेक्नोलॉजी का यूज करके आज दुनिया एक कहां से कहां पहुंच रही है, और किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है तो एक निगेटिव होता है। अगर टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका यूज किसी अच्छे चीज के लिए करते हैं, लेकिन उसका बुरा भी कहीं ना कहीं होता है। कोई बात नहीं, हम समझते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी उपयोग करने लगे हैं, संपर्क में रहते हैं, सिनेमा में टिकट बुक करते हैं, गीत सुनना हुआ, ड्राइविंग करते समय रास्ता जानना हुआ, गूगल मैप यूज करते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, बिल का भुगतान करते हैं इत्यादि। ये सब के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी का यूज शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है, और शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा हम लोग अर्थशास्त्र में भी यूज करते हैं। अर्थशास्त्र भी एक शिक्षा का ही क्षेत्र है बहुत सारे क्षेत्रों में से। तो इसमें बताया गया है कि अर्थशास्त्र जीवन जीने की कला और विज्ञान से संबंधित शास्त्र है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र यानी पैसा, धन, और धन होगा तो हमारे जीवन जीने की कला में परिवर्तन होगा, हमारे जीवन जीने का विज्ञान बढ़ेगा, सब कुछ। मानव जीवन हर समय समय के हिसाब से बदलता रहता है। सामान्य प्रजा और विशेषज्ञों को हमेशा नए नए परिवर्तन की जानकारी रखनी पड़ती है, और इसके लिए मानव को टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी की जानकारी दी गई है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की पहले हम बात करते हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजी की। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कोई भी अनजान नहीं है, सबको पता है। स्कूलों में भी सिखाया जाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वहां भी सिखाया जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी के घर में कंप्यूटर है। अब तो मोबाइल फोन भी कंप्यूटर की तरह काम करता है। कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है? सबसे पहला हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उपयोग होने के लिए। प्रेजेंटेशन बनाने और तैयार करने के लिए इसका उपयोग होता है। उदाहरण के स्वरूप में आपको मान लो कोई अंदाज पत्र बनाना है या किसी अटपटी सांख्यिकी जानकारी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उसे स्लाइड बनाकर सामने वाले किसी व्यक्ति को समझाया जा सकता है या बोला जा सकता है स्लाइड वाइज, ये पहला स्लाइड है इसमें ये लिखा है, ये दूसरा स्लाइड है इसमें ये लिखा है। दूसरा हम कर सकते हैं एक्सेल वर्कशीट बनाकर किसी बड़े पैमाने पर किसी जानकारी को हम लोग किसी कॉपी में, किसी पेपर में, किसी कागज में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी का उपयोग इसलिए हो रहा है, पहले जब कागज का यूज होता था तो बहुत सारी जानकारी को कागज पर लिखना, उसको सुरक्षित रखना बड़ा मुश्किल होता है। बरसात होता है, भीग जाना, फट गया, चूहे ने काट लिया, गायब हो गया, खो गया, तो उस जानकारी को हम कहां से पाएंगे? इसीलिए टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा महत्व है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और उसका उपयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबरदस्त। एक्सेल वर्कशीट बनाकर किसी भी अंकों को, किसी भी मूल्यों को जो बहुत बड़ी तादाद में है, बहुत बड़ी मात्रा में है, हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, बना सकते हैं, और जब भी जरूरत पड़े तो हम उसको सर्च करके ढूंढ करके निकाल सकते हैं। तीसरा होता है आकृति और आलेख बनाने के लिए प्रोग्राम। जैसे कोई भी आलेख बनाना हो, आकृति बनाना हो, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। अगर उस प्रोग्रामिंग के बारे में आपको जानकारी हो तो आप कंप्यूटर में ही आलेख बना सकते हैं, कंप्यूटर में ही आकृति बना सकते हैं, जो अर्थशास्त्र में बहुत उपयोगी है। फिर इसके बाद अध्ययन सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, फिर ड्रॉप बॉक्स होता है, गूगल ड्राइव होता है, डिजी लॉकर होता है। तो ये सारे जगहों पर आप अध्ययन से संबंधित चीजों को, जानकारियों को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, दीमक लग जाते हैं, खराब हो जाता है सिचुएशन, बारिश का मौसम हो, भीग जाना या फिर गायब हो जाना, चूहे कुत्ता डालते हैं, ये सारे सिचुएशंस की वजह से इसको सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद अन्य साधन के रूप में यूज कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं स्टेट के लिए, जैसे SPSS हो गया, सेजन हो गया, ईव्यूज हो गया, सास हो गया। इसे अलग अलग सांख्यिकी गणना करने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग होते हैं। इस प्रोग्रामिंग का उपयोग करके, वैसे होता क्या है कि बाजार में बहुत ऊंची कीमत पर मिलता है, इस प्रकार के साधन जो है संशोधन करने वाले संस्थाएं खरीद कर उपयोग में लेते हैं। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाते हैं इंटरनेट से, जैसे कि ग्रेटल हो गया, PSPP हो गया, R हो गया, ये सारे जो है इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करके आप प्रोग्रामिंग करके आप बना सकते हो, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी द्वारा बहुत ही पॉसिबल है। आज के युग में कंप्यूटर के अधिकांश कार्य टेबलेट से या मोबाइल फोन से भी हो जाते हैं। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा डर भी है। डर इस बात का है कि ये एक ऐसा साधन है और अध्ययन सामग्री नहीं है।
लेकिन अध्ययन सामग्री में इसका यूज किया जाता है अध्ययन को सरल बनाने के लिए। उसका उपयोग ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अध्ययन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसके बदले में उसका यूज नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो आपको अपने स्किल्स डेवलपमेंट करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के प्रोग्राम से संबंधित जानकारी ना हो तो हम गलत आकृति बना लेंगे, गलत आलेख बना देंगे, सामने वाले को गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, कभी कभी खुद ही मुश्किल में पड़ सकते हैं। मान लो कोई फाइल आपने सेव नहीं किया, वो डिलीट हो गया, तब क्या होगा? इस तरह का डर भी रहता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। तो ये सारे चीजों से भी संभल कर रहना है। यहाँ पर हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात एंड होती है। अब हम आते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में मैं आपको बता दूं कि एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का स्वरूप है। इंटर का मतलब होता है आंतरिक, नेट का मतलब होता है जाल, जो दुनिया भर के एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, दुनिया भर से जाल में जुड़े हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है और क्यों इंटरनेट टेक्नोलॉजी का उपयोग अक्सर होता रहता है? जैसे मान लो अलग अलग क्षेत्र में होता है, ट्यूटोरियल के क्षेत्र में, तत्कालिक शिक्षा या जानकारी लेनी हो उस क्षेत्र में, पढ़ने योग्य सामग्री के रूप में, विविध जानकारी प्राप्त करने के लिए, अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए, सांख्यिकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे मान लो बहुत सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होते हैं, पढ़ने लायक सामग्री होते हैं, जिसको लिंक बनाकर रख दिया जाता है, या यूट्यूब चैनल पे जैसे कोई पढ़ा रहे हैं, इस तरह के चीजों के द्वारा इंटरनेट टेक्नोलॉजी का उपयोग ट्यूटोरियल की तरह हो सकता है। कोई भी चीज आपको चाहिए, तुरंत किसी चीज का भाषण चाहिए, तुरंत हमें किसी चीज की जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कुछ नॉलेज लेना है, तुरंत हमने गए इंटरनेट पर सर्च किया, हमें जानकारी मिल गई। तीसरा, कोई भी पढ़ने वाली बुक चाहिए, कोई किसी ऑथर की बुक चाहिए जो हमें अवेलेबल नहीं हो पा रही है, मिल नहीं पा रही है, तुरंत आप जाइए सर्च करिए, इंटरनेट पर आपको उस ऑथर की बुक अवेलेबल मिल जाएगी। फिर उसके बाद अलग कोई जानकारी चाहिए आपको, अर्थशास्त्र से संबंधित डिग्री चाहिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, कि कौन से कॉलेज में अर्थशास्त्र की पढ़ाई होती है, कौन से कॉलेज में अर्थशास्त्र की मास्टरी होती है, ये जानकारी चाहिए तो भी आप जान सकते हो। फिर उसके बाद अन्य जानकारी प्राप्त करना हो, जैसे आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए, किसी अर्थशास्त्र ने कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी है, व्याख्या दी है, कोई कोर्स लिखा है, उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हो। फिर एक और होता है सांख्यिकी जानकारी अगर प्राप्त करना हो, जैसे बैंकिंग हो गया, सरकार ने कितना बजट पास किया है, कृषि उत्पादन से संबंधित जानकारी, औद्योगिक उत्पादन से संबंधित जानकारी, उद्योगों का कितना खर्चा बढ़ रहा है, और उसके अलावा एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस किस तरह से काम कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के बारे में जानकारी, भारत के अंदाज पत्र की जानकारी, सीएसओ, एनएसएसओ, डब्ल्यूएचओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, आईएमएफ, विश्व बैंक, ये सारे चीजों की वेबसाइट जो है आपको इसके माध्यम से मिल सकती है। इसमें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जिस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का डर था, उसी तरह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी के उपयोग से भी डर है। किस तरह का डर? कि ये भी एक तरह का साधन है जो कि शिक्षक की अपनी स्वयं की विचार शक्ति और तर्क शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। जैसा आप सोच सकते हो वैसा कंप्यूटर नहीं सोच सकता। कंप्यूटर को सोचने के लिए हम उसमें इनपुट डालते हैं, हमें सोचने के लिए हमें यहाँ से इनपुट की जरूरत नहीं होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट अनेक प्रकार की गलत या किसी डुप्लीकेट अप्रस्तुत जानकारी की भी उपलब्धि कराती है, तो पाठकों और विद्यार्थियों को ऐसी जानकारी से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा सही और गलत जानकारी को अलग करने के लिए तर्क का उपयोग करना चाहिए। एक दूसरे से बातें करो, आप कमेंट कर सकते हो, अगर कुछ देख रहे हो तो ट्वीट कर सकते हो। कोई भी जानकारी विश्वसनीय वेबसाइट पर लेना चाहिए, गलत निष्कर्ष के मार्ग पर नहीं जाना है। ये सारे बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा टेक्नोलॉजी वाला जो इंटरनेट वाला है कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है सीडी। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सीडी क्यों जरूरी है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सीडी इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी प्रयोगशालाएं होती हैं, संशोधन केंद्र होते हैं, सरकारी संस्थाएं होती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये संपूर्ण अर्थशास्त्र की जानकारी प्राप्त कर उसके सांख्यिकी विवरण का अहवाल तैयार करती हैं, रिपोर्ट तैयार करती हैं और उस रिपोर्ट को तैयार करके सीडी बनाती है। जितने भी आंकड़े होते हैं उसका सीडी बनाकर उसको बेचा जाता है ताकि लोग मार्केट में खरीदें, उसके द्वारा वो अध्ययन करें। इससे क्या होता है कि लोगों को जानकारी एक ही जगह पर सारी जानकारी मिल जाती है, जिसको शैक्षणिक संस्थाएं खरीदते हैं, संशोधन संस्थाएं खरीदते हैं और इसका उपयोग अध्ययन के लिए, संशोधन के लिए करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सीडी मिलती है, जनगणना के आंकड़ों की सीडी मिलती है, उद्योगों का सर्वे किया जाता है जिसको एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री बोलते हैं, उसकी सीडी मिलती है। नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की भी सीडी मिलती है। अर्थतंत्र की संबंधित जितने भी एजेंडा है, उस एजेंडा से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है उसकी सीडी मिलती है और उसकी सीडी को खरीद के आप पढ़ाई कर सकते हो। कुछ संस्थाएं जैसे कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को मॉनिटर करने का जो केंद्र है, उसकी भी सांख्यिकी जानकारी को सीडी में बेचा जाता है। समग्र अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण आंकड़ों का सॉफ्टवेयर बनाती है, यद्यपि एक अधिक खर्चीला होता है और संशोधन संस्थाओं की कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है।
खर्चीला मतलब पैसे बहुत लगते हैं, और ये वही लोग खरीदते हैं जो वैलिड होते हैं, जिनके पास बहुत पैसे हो या फिर बहुत ज्यादा जरूरी हो यूज करना, जिसको रिसर्च करना हो, ऐसे लोग खरीदते हैं। सीडी का उपयोग करने में एक अड़चन आती है। अड़चन क्या आती है कि बहुत सारे अनेक प्रकार के आंकड़े दिए जाते हैं सीडी में, और हमें जो आवश्यक है उसको हम कैसे खोजें, इस बात में कठिनाई होती है। इसके अलावा अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए भी जानकारी दी जाती है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करके सीडी में बताया होता है आप अर्थशास्त्र के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं। सो यहाँ पर फाइनली हमारा चैप्टर एंड होता है, जिसमें आपको सारी चीजों को फुल डिटेल में बताया गया है। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो उम्मीद है कि लगभग आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का दिल से, गहराइयों से बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। इससे संबंधित अगर किसी टॉपिक के विषय में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर टाइप कीजिए, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है, तो उस सब्जेक्ट से जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे भी सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चैप्टर है इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर भी आपको मिलेगा। आप बेल आइकन को हिट करके रखिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, देश का सम्मान करें, घर का सम्मान करें, और साथ ही साथ पानी बचाएं, बिजली बचाएं, और इसी तरह से कंटिन्यूअस भारत से बने। We'll be right back.